इनकम फ्रॉम सैलरी के इस दूसरे भाग में अब हम पढ़ेंगे वेतन की परिभाषा के बारे में। आयकर अधिनियम में वेतन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, वरन केवल यह बताया गया है कि वेतन में कौन कौन सी आय शामिल की जाती है। चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, संबंधित गत वर्ष में वेतन की कर देयता। सेक्शन 15 धारा 15। धारा 15 के अनुसार किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता से मिलने वाली आय वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है। इसके संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, ड्यू और रिसिप्ट वेदर फॉल्स अर्लियर, whichever falls earlier, salary is taxable on due basis or on receipt basis, whichever is earlier. Hence, salary due in a previous year is taxable even if it is not received. Salary received in a previous year is taxable even if it is not due. Arrears of salary received during the current previous year shall be taxable in the current year even if not charged to tax in an earlier previous year. गत वर्ष में करदाता को अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्त या प्राप्य कोई वेतन, चाहे भले ही इसका भुगतान कर्मचारी को मिला है अथवा नहीं। गत वर्ष में करदाता को अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता के द्वारा दिया गया वेतन, चाहे भले ही यह वेतन उसे उस समय तक प्राप्य नहीं हुआ हो। इसी प्रकार गत वर्ष में वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा चुकाया गया पिछला बकाया वेतन बशर्ते कि उस वेतन पर पिछले किसी गत वर्ष में कर न लग चुका हो। इन दिए हुए प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि वेतन पर आयकर इस प्रकार लगता है। नंबर 1, प्राप्य वेतन, चाहे भुगतान हुआ हो अथवा नहीं। नंबर 2, पेशगी प्राप्त वेतन, एडवांस में मिला हुआ वेतन, चाहे प्राप्य हुआ हो अथवा नहीं। नंबर 3, पिछला बकाया वेतन, एरियर्स ऑफ सैलरी, जिस पर पहले से कर न लगा हो। यहाँ पर यह बात याद रखी जानी चाहिए कि पिछले बकाया वेतन पर आयकर उसी दशा में लगेगा जबकि पहले किसी गत वर्ष में उस वेतन पर आयकर नहीं चुकाया गया हो। इसी प्रकार यदि पेशगी वेतन पर, एडवांस वेतन पर प्राप्त होने वाले गत वर्ष में आयकर चुका दिया गया है तो बाद में जब वह वेतन देय होगा, ड्यू होगा, तो उस पर दोबारा कर नहीं लगेगा। मीन्स नो डबल टैक्सेशन। Once salary is taxed on due or receipt basis, it will not be taxed again on receipt falling due, as the case may be. The SSC can claim relief under section 89(1) for arrears or advance salary यदि उसने बकाया वेतन या पेशगी वेतन पर कर चुकाया है तो वह धारा 89(1) में रिलीफ की मांग कर सकता है, जिसके बारे में आगे के अध्यायों में अध्ययन किया जाएगा। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर इज नॉट सैलरी, यदि नियोक्ता से कर्मचारी द्वारा कोई भी प्रकार का ऋण लिया गया है तो वह ऋण कभी भी वेतन नहीं होगा। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल, पेशगी वेतन कर योग्य है, परंतु वाइल एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट टैक्सेबल, कोई भी प्रकार का अग्रिम जो वेतन के विरुद्ध लिया गया है तो उसे वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं माना जाएगा। और जब उस अग्रिम का समायोजन वेतन देते समय किया जाएगा तो उसमें से आय की गणना करते समय वेतन में से नहीं घटाया जाएगा, यानी
संपूर्ण कमाया गया वेतन कर योग्य होगा। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज द पीरियड ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी इज फ्रॉम मार्च टू फरवरी। सरकारी कर्मचारियों के लिए कर योग्य वेतन की गणना करने के लिए जो अवधि ली जाती है वह है मार्च से फरवरी, जबकि अन्य सभी मामलों में सामान्यतः यह अवधि 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी फ्रॉम 1 मार्च 2019 to 28 February 2020 is chargeable as income of the assessment year 2020-21। उदाहरण के लिए 1 मार्च 2019 से 28 फरवरी 2020 का जो वेतन सरकारी कर्मचारियों का होगा वह कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में कर योग्य होगा। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी। वेतन उपार्जित होने का स्थान। द प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी इज द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वेतन उपार्जित होने का स्थान वह है जो किसी भी कर्मचारी के नियुक्त होने का स्थान है, यानी जहाँ पर उसे नियुक्त किया गया है। सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, भारत में दी गई सेवाओं के लिए अंडर सेक्शन 9(1)(2) धारा 9 उपधारा 1(2) के अनुसार सैलरी अर्नड इन इंडिया इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया इवन इफ it is paid outside India. It is paid or payable after the contract of employment in India comes to an end. If an employee gets pension paid abroad in respect of services in India, the same will be deemed to accrue or arise in India. वेतन शीर्षक की आय उस स्थान पर उपार्जित होती है जहाँ पर कर्मचारी द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है। यदि सेवाएं भारत में दी गई है तो वेतन भारत में उपार्जित अथवा उदय माना जाएगा, चाहे इसका भुगतान भारत के बाहर ही क्यों न किया जाए, अथवा भारत में सेवा समझौते के समाप्त होने के बाद किया जाए। भारत के बाहर विदेश में भुगतान की गई पेंशन को भारत में उपार्जित हुआ तभी माना जाएगा जबकि उसका भुगतान भारत में दी गई सेवाओं से संबंधित हो। इसी प्रकार भारत में प्रदान की गई सेवाओं का अर्जित अवकाश वेतन भी भारत में उपार्जित हुआ माना जाता है। लीव सैलरी पेड अब्रॉड इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव अर्नड इन इंडिया इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया सेक्शन 9(1)(3) धारा 9(1)(3) के अनुसार वे सेवाएं जो भारत के बाहर दी गई हो, प्रोवाइड्स दैट इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज पेबल बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया विल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 धारा 10 उपधारा 7 के अनुसार एनी अलाउंस और परक्यूजाइट पेड और अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड। धारा 9(1) उपधारा 3 के अनुसार भारत सरकार द्वारा किसी भारतीय नागरिक को चुकाए गए वेतन, भत्तों एवं अनुलाभों को छोड़कर को भारत में उपार्जित माना जाता है, भले ही सेवाएं विदेशों में दी गई हो। यानी धारा 10 उपधारा 7 में विदेशों में प्राप्त होने वाले सभी भत्ते एवं अनुलाभ पूरी तरह से कर मुक्त
होते हैं। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी एट ए ग्लांस। हम संक्षेप में जो वेतन के देय होने का स्थान है उसको इस प्रकार समझ सकते हैं। रिसीव्ड अर्नड इन इंडिया, जो वेतन भारत में प्राप्त किया गया हो या भारत में कमाया गया हो। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल पर्सन्स एसएससीज वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी करदाताओं के लिए यह वेतन भारत में कर योग्य हुआ, चाहे वे करदाता निवासी हों या अनिवासी हों। डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया, ऐसा वेतन जो भारत में कमाया गया मान लिया जाता है। द सेम वुड बी टैक्सेबल प्रोवाइडेड, यह कर योग्य होगा यदि नंबर 1 द सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया, यदि सेवाओं को भारत में प्रदान किया गया हो, यानी सेवाएं भारत में दी गई हो। नंबर 2 द लीव पीरियड प्रिसीडिंग सक्सीडिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सर्विस, यानी जो पहले का या बाद का छुट्टियों की जो अवधि होती है वो सेवाओं को, उन सेवाओं के लिए जो भारत में दी गई है से संबंधित है या उस सेवा अनुबंध के तहत दी गई है जो भारत में दी जानी है।